हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। एग्जाम बढ़िया हो गए सबके। अब हमें टर्म 2 का सिलेबस करना है बेटा। टर्म 1 तो हमने अच्छा कर दिया है और सबके एग्जाम अच्छे हुए हैं। जरा चैट पे भेजें। क्यों भाई तनिष्का, ऐसा क्यों? पढ़ा तो सब कुछ था। अब आवाज आ रही है बेटा? क्या अब साउंड आ रही है? ठीक, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको याद है, कुछ नए फंडे मिलेंगे, नए फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन अगर 9th-10th की थोड़ी बहुत ज्योमेट्री याद है, ट्रायंगल जिसमें सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी, ये पता है तो ये बहुत आसान है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये फर्स्ट क्लास है टर्म 2 की। टर्म 2 के सिलेबस आज स्टार्ट हो रहा है, तो पहली क्लास ही है। क्या अभी भी आवाज नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा आदित्य। साउंड नोट कमिंग। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी तो आवाज आनी चाहिए। आ रही है सर, ओके। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आ रही, तो आपने उनके शायद माइक स्पीकर ऑफ होंगे। अब बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बेसिक चीजों से। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्री से लिंक्ड है, बहुत बेसिक चीजें, बहुत ही बेसिक है। चलो देखिए बेटा, सबसे पहले कुछ लॉज जो ऑलरेडी आपने 10th में पढ़े हुए हैं उन्हीं की बात करेंगे और उन्हीं को आगे एक्सटेंड करेंगे। 10th में आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा था। हमारे सिलेबस में सिर्फ रिफ्रैक्शन है। जो बोर्ड का सिलेबस जो नया है उसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो जो पढ़ रखा है थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं उसके लिए हम। ठीक है, ठीक। चलो पहले से पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या होता है रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा आइडिया लो।
कि मान लो एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अब दो मीडियम क्या भाई, हो सकता है एक तरफ एयर एक तरफ ग्लास हो, या एयर वाटर हो, या ग्लास वाटर हो, या कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो लेकिन अलग अलग हैं। ये उनकी बाउंड्री है। और एक मीडियम से कोई रे आ रही है, इस तरह से स्ट्राइक करती है, तो जो वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। या तो वो नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की तरफ किसी एक तरफ वो बेंड हो जाती है। मींस लाइट का पाथ किसी मीडियम चेंज होने पर चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हमने कहा रिफ्रैक्शन। या हम एक और तरीके से रिफ्रैक्शन को समझते हैं। एक और मेथड है कि अगर लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। यह भी आपने पढ़ा था कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। या हम ऐसा भी डिफाइन करते हैं कि जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम है और जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेयर मीडियम है। ये तो कर रखा है। जब इनकी डेफिनेशन ये भी साथ साथ नोट कर लेना, वैसे तो नोट्स मिल जाएंगे, फिर भी लिख लो बेटा। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना of change in the path of light as it travels from one medium to another। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके पाथ में जो चेंज आता है, इस फिनोमिना को नाम दिया हमने रिफ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल नोट्स जरूर बनाने हैं बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके नोट्स ही काम आते हैं। सब बुक्स वगैरह एक साइड रह जाती हैं, जो आप नोट्स बनाते हैं फाइनल रिवीजन में एग्जाम के लिए वही नोट्स काम आते हैं। डेंसर मी टूवर्ड्स द मीडियम, बिल्कुल ऐसा होता है। रिफ्रैक्शन की एक डेफिनेशन और, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दोनों में से कुछ भी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, पाथ चेंज होना या स्पीड चेंज होना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज आपने पढ़े थे, रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है भूल गए हो आप, 10th में पढ़े थे, जब देख लेते हैं इसको। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक, यानी कि अगर मैं यहां पे एक सरफेस बनाऊं और ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, एक इंसिडेंट रे आती है जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है वहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक, और एक रिफ्रैक्टेड रे यानी कि ऐसे रिफ्रैक्ट होके जा रही है। ये तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये हमेशा एक ही प्लेन पे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मान लो ये सरफेस दे रखी है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, एक रे आई ऐसे और चली गई इधर, ऐसा नहीं होगा। इधर आ रही है और नॉर्मल के साथ जो प्लेन बनेगा उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे जाती है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ। और ऐसा ही लॉ रिफ्लेक्शन में भी था, बस उसमें रिफ्रैक्टेड रे की जगह पे रिफ्लेक्टेड रे कह देते थे हम, कि रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन का जो आपने पढ़ा था, जिसको आप स्नेल्स लॉ भी कहते थे, वो क्या कहता है जरा उसे भी देख लें। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया and for light of a given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant। यानी कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे कहते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका साइन और इसका साइन, इनकी रेशो फिक्स होती है, यानी कि साइन आई बाय साइन आर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए और एक पर्टिकुलर वेव के लिए। और इसी रेशो को हम डिफाइन करते हैं म्यू से। म्यू क्या होता है भाई, कोई बता सकता है? म्यू पढ़ा होगा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल, द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
I जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वही पुराना 10th वाला पार्ट है, याद आ गया होगा पढ़ के। लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बहुत आसान है बेटा, 10th में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है म्यू को लेकर कि म्यू कौन से मीडियम का लें, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको स्नेल्स लॉ का एक और फॉर्म बता रहा हूं जिससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहां पे दो मीडियम है, एक मीडियम ऊपर दूसरा मीडियम नीचे। मैंने कहा दो मीडियम है, हो सकता है एक ग्लास हो एक वाटर हो, या एक ग्लास एक ग्लिसरीन, कोई भी लिक्विड ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने μ1 और सेकंड मीडियम का ले लिया μ2। अब स्नेल्स लॉ में हमें यह तो पता होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट μ1 होगा, μ2 होगा, μ1 बाय μ2 होगा, μ2 बाय μ1 होगा। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आसान तरीका क्या है, एक मीडियम को पकड़ लो, पहला मीडियम, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया μ1। पहले मीडियम में एंगल I, तो लिखो भाई μ1 sin I। फिर दूसरे मीडियम को पकड़ लो, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंगल R मींस μ2 sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम को मल्टीप्लाई किया और इनको इक्वेट कर दिया। इस फॉर्म में स्नेल्स लॉ को याद रखोगे तो काम आसान रहेगा। यहां पे अगर मैं इस तरह लिखूं, इसी से साइन आई बाय साइन आर निकालूं, तो साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू मिलेगी μ2 बाय μ1। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन रहता है, यहां म्यू में कंफ्यूजन रहता है। ये आसान फॉर्म है स्नेल्स लॉ की, इसे याद रखोगे बड़ा आसान रहेगा बेटा। टेन की पावर 4, ओके। ये म्यू है बेटा, म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा लिखते हैं इसको हम म्यू। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिए। ये फॉर्म नोट कर लो अपने पास, ये बहुत हेल्प करेगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। एक मीडियम का डाटा इधर, दूसरे मीडियम का डाटा इधर, इक्वेट कर दिया, मिक्स करने की जरूरत नहीं। इस फॉर्म में याद रखना पड़ता है साइन आई अपॉन साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका। अब ये रिलेटिव है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको एक्चुअली में कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लेकिन ये क्या चीजें हैं ये भी डिस्कस करेंगे। स्नेल्स लॉ की ये फॉर्म अपने पास नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ऐसा जरूरी नहीं कि रटना है कि μ1 sin I के साथ, अरे जहां I बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ रखना है, जहां R दिखा रहे हो उसके साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ रखना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। क्लियर। अब थोड़ा बात करते हैं हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे किस टाइप के आ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में जो पढ़ा था पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है भाई, देखो अगर कोई लाइट, एक मान लो कहता हूं कि मीडियम है, ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, या हम पहले एक सिंगल मीडियम से ही लेके चलते हैं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ particular medium is defined as refractive index of that particular medium. ये बेसिक डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
तनिष्का बेटा अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर सारे टॉपिक मैं ही पढ़ाऊं तो। हर्षित बेटा ई वेव करेंगे, बाद में करेंगे, इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि वो रटने वाला टॉपिक है, मजा नहीं आता पढ़ने में, थोड़ा सी चीजें उसमें रटने वाली हैं, तो रटने वाला काम बाद में किया जाए तो अच्छा रहता है। 1 या 2 दिन का चैप्टर है, वो कुछ खास है नहीं उसमें, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले समझने वाला कर रहे हैं, जो हम बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी वो प्रैक्टिस भी करते रहेंगे एग्जाम तक। और जो ईएम वेव है उसमें जो याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। तो अभी तो हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आज ठीक ठाक कवर हो जाता है तो डीपीपी, अभी तो नहीं, कुछ पोर्शन खत्म करने के बाद कि एक सिग्निफिकेंट फीक का पोर्शन हो गया है, अब क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो मैं आपको डीपीपी जरूर दूंगा, ठीक। पहले तो समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को हम एयर में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर कर लेते हैं, और ये जो रेशो मिलती है, इस रेशो को हमने उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिया, इस तरह से डिफाइन कर दिया। यानी कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा कम होगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। भाई मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे कम होती जाएगी म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि म्यू बड़ा होगा तो उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। यानी कि अगर हम बात करें डेंसर मीडियम की, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, मोर डेंसर लेस स्पीड ऑफ लाइट, कह सकता हूं ऐसा मैं, जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी लाइट की स्पीड कम होगी। मींस मोर डेंसर का मतलब हायर वैल्यू ऑफ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा डेंसर उतना ज्यादा म्यू सॉरी, और जितना ज्यादा म्यू उसके अंदर लाइट की स्पीड उतनी कम। सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो एयर में या वैक्यूम में लेके चलते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने पढ़ी भी होगी, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो हम लेके चलेंगे, और बाकी मीडियम्स में लाइट की स्पीड इससे कम होगी, तो बाकी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 से बड़ा आएगा। लेकिन एयर की अगर मैं बात करूं, एयर और वैक्यूम, इन दोनों के लिए म्यू की वैल्यू होती है 1 क्यों कह दी भाई बेसिक हमने ये लिया है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड को एयर की लाइट की स्पीड से कंपेयर करना है। अब मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है, तो नीचे भी एयर में ही लाइट की स्पीड आ जाएगी, ऊपर भी एयर में, नीचे भी एयर में, तो रेशियो तो 1 आ जाएगी। यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेके चलते हैं 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिक कैसे डिफाइन किया गया, क्लियर। अब यहां एक चीज देखो, रिलेटिव की बात जिसकी जरूरत पड़ती है। मान लो ये एक मीडियम, एक बाउंड्री है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रही है, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे वाले का μ2। मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया μ1 और μ2। तो मैंने कहा भाई इसमें लाइट जो चल रही है उसकी स्पीड, जो इसमें लाइट की स्पीड सपोज है v1, और जैसे ही दूसरे मीडियम में आती है लाइट की स्पीड सपोज हो जाती है v2, और लाइट की स्पीड इन एयर को मैंने मान लिया va मैंने मान लिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो μ1 को मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विच इज इन एयर va अपॉन v1, ये μ1 होगा। और μ2 को मैं डिफाइन करता हूं va अपॉन v2। यहां हम एक टर्म डिफाइन करते हैं म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या तो हम ऐसा लिखते हैं, ऊपर 1 लिख दिया, फिर म्यू, फिर 2, या हम ऐसा लिख दें μ2 1,
इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 μ2 या μ2 1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है μ2 बाय μ1। μ2 बाय μ1, अब मैं μ2 को μ1 से डिवाइड करूं तो देखो क्या मिलेगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो आएगा VA अपॉन V2 डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि V1 बाय VA, VA कैंसिल, तो ये बन जाएगा V1 बाय V3, यानी कि 1 μ2 इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, लेकिन वेलोसिटी की टर्म्स में क्या आ रहा है? V1 बाय V2, उल्टा आ रहा है। मींस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्लियर है? जिसमें स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। लेकिन ये नोटेशन ध्यान रखनी है, ये जो नोटेशन है μ21 या 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको हम डिफाइन करते हैं μ2 बाय μ1 से। क्या ये क्लियर हुआ? ये थोड़ा फास्ट मैंने पढ़ा दिया क्योंकि ये 10th वाला ही पोर्शन है बेटा, याद नहीं। अच्छा 3 लिख दिया मैंने गलती से, चलो जी ये 2 कर लो, ये लो। अब ठीक, यहां ठीक किया था, वहां गलती से 3 पता नहीं कहां से आ गया दिमाग में। बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिफाइन किया जाता है वो तो सिंपल डेफिनेशन ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम, जिसको हम सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं या जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेके चलते हैं 4/3। कुछ चीजें याद कर सकते हो, शायद कहीं जरूरत पड़ जाए, लिख देता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लेते हैं 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो हम लेते हैं 3/2। ये कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला तो 10th में पढ़ा हुआ है आपने, बिल्कुल मुझे ध्यान है, 10th की एनसीईआरटी में था। ये नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बेटा, ये 10th का ही पोर्शन है, 10th में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया गया था। अब सिलेबस में देख लो कि इस बार तो सिलेबस कटा है कि क्या रह गया क्या हट गया, लेकिन 10th की एनसीईआरटी में ये है। ये तो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज μ2 बाय μ1। कम जरूरत पड़ती है, पढ़ जाए तो पता होना चाहिए कि है क्या चीज। स्पीड की टर्म्स में पूछ लें तो μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। V1 V2 क्या है? उन पर्टिकुलर मीडियम्स में लाइट की स्पीड्स। ठीक है, नोट कर लिया आपने? कुछ चीजें हैं जो अभी याद करनी पड़ेंगी, फिर इनका यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे इसमें, लेकिन पहले देख लो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि भाई ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एक का μ2 मान लिया, और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ की, जहां पर एक रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्ट होके इधर चली गई। मान लो ये एंगल I और ये एंगल R। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 पहले मीडियम में μ1 और एंगल है I, तो साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। सिंपल सा स्नेल्स लॉ, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। एक तरफ एक मीडियम और दूसरी तरफ दूसरे मीडियम का डाटा। क्या ये क्लियर सबको?
सृष्टि बेटा यहीं पे भेज सकते हो डाउट्स, अपने चैट पे अपने डाउट्स भेज सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा पढ़ाते समय, या आपका मान लो जैसे आज पढ़ा रहा हूं अगली क्लास में पूछना है तो भी चैट में भेज देना, तो मैं करवा दूंगा डाउट्स आपके। ठीक, अब इसी स्नेल्स लॉ पे बेस दो लॉज हमने पढ़ ली हैं रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ क्या था भाई, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है वहां पर नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे होती हैं। फर्स्ट लॉ सिंपल सा। सेकेंड भाई रे आ रही है तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई आर बताते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल बेटा सिलेबस तो जेई में वही आता है जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो जो बेसिक यहां पढ़ाए जा रहे हैं वो जेई में तो काम आएंगे, हर हालत में काम आएंगे। ठीक, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 μ2 से कंफ्यूज मत होना, मैं नाम उल्टे कर देता, मैं इसको μ2 कह देता, इसको μ1 कह देता, तो यहां μ2 यहां μ1 लिख देते। बस ध्यान क्या रखना है, इक्वल के एक साइड पे एक मीडियम का डाटा, दूसरी साइड पे दूसरे मीडियम का डाटा। ठीक, जरा इससे क्वेश्चन करके देखिए भाई हमसे हो भी पा रहे नहीं हो पा रहे। कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे करें। सर नोट्स अपनी कक्षा वाले दो बेटा, यहां साथ साथ नोट्स बनाते रहो, नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स जरूर बनाने हैं। एक बच्चा पूछ रहा है इफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ आदित्य 90 डिग्री विद द सरफेस, नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल वही होगा बेटा, मान लो ऐसा केस आ जाता है जैसे आप पूछ रहे हो कि ये सरफेस है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे मैं कोई रे इंसिडेंट करता हूं वो ऐसे ही आ जाती है, मतलब नॉर्मल ही स्ट्राइक कर रही है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल। अरे नॉर्मल तो है ही नहीं, मतलब नॉर्मल और उनके बीच में एंगल तो है नहीं, दोनों सेम ही लाइन आ रही है, तो इसका मतलब एंगल हो जाएगा 0। हाँ बेटा क्लास की स्लाइड्स की पीडीएफ तो मिल जाएगी, लेकिन नोट्स साथ साथ बनाते रहो, बहुत अच्छा रहता है। जब लिखते हो तो दिमाग में इमेज बनती रहती है उन चीजों की, और वो हम ज्यादा दिन तक याद रहता है। रिवाइज करते रहोगे तो हमेशा याद रहेगा फिर वो। ठीक है, अभी हमने सिंपल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है और कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ हमने रिफ्रैक्शन के दो लॉस पढ़े हैं। पहला तो थ्योरेटिकल है और दूसरे में एक फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया जो 10th का था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है जिसकी शायद जरूरत पड़ जाए। चलो नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन, जब देखें भाई स्नेल्स लॉ पढ़ा उसे बेस क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा चेंज किया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बस जब देखो फिगर ए एंड बी शो रिफ्रैक्शंस ऑफ ए रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री, एयर में 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है with the normal to a glass air water air interface respectively. Predict the angle of refraction in the glass when the angle of incident in water is 45 degree with the normal to the water glass interface. ठीक है जी, दो सिचुएशन में तो हमें बता रखा है कि कैसे कैसे एंगल हैं, तीसरी सिचुएशन में एंगल निकालना है। ध्यान से समझना है इस चीज को बेटा, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, लेकिन बेसिक अगर स्नेल्स लॉ याद है तो कोई दिक्कत नहीं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। अभी बताया था एयर का और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब तो पता नहीं, वैसे तो याद है लेकिन यहां पे डाटा दे रखा है, हम उसी के हिसाब से निकालेंगे, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हम लेके चलते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू और जी मैंने सबस्क्रिप्ट ले लिया, म्यू जी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये मान लिया। यहां पे देखें इसमें स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ तो सिंपल, तो मैं कह सकता हूं कि 1 इंटू साइन ऑफ एंगल इन दिस केस वो बन रहा है 60 डिग्री
इज इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी इंटू साइन 30। पहले केस में स्नेल्स लॉ जो अप्लाई किया, क्या ये समझ में आ रहा है? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, मींस एक मीडियम का म्यू और साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, लेकिन एंगल कौन सा? इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ, कोई और एंगल मत ले लेना, रे का एंगल नॉर्मल के साथ ही यूज करना है साइन में। तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन 30। इस इक्वेशन से म्यू जी निकल सकता है, म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिल जाएगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, म्यू जी साइन 30 होता है हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल और म्यू जी की वैल्यू आ रही है √3। इस केस में इस ग्लास, जो भी ग्लास हमें दे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया है √3। प्रथम पूछ रहा है प्लीज टेल वंस मोर वाई 1। बेटा अभी बताया था, फिर समझ ले इस चीज को। जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया है तो कैसे डिफाइन किया है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब मान लो मुझे एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं आपको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, नीचे क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कौन सा है? एयर। तो ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो रेशियो कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1। प्रथम क्लियर? अंजलि बेटा मैं पता करके बताऊंगा इसके बारे में। प्रथम ये क्लियर बेटा आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का या वैक्यूम का 1 क्यों लिया हमने? क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है भाई, ये जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड नीचे, उसमें स्पीड नीचे, और एयर में लाइट की स्पीड ऊपर। जब मुझे एयर का निकालना है तो नीचे भी एयर के बारे में बात करूंगा, ऊपर तो एयर में है ही स्टैंडर्ड, तो दोनों सेम चीजों की रेशियो निकालूंगा तो आंसर तो 1 आ जाएगा, इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आता है। अब हम आ गए भाई इसमें, पहली सिचुएशन से, पहली गिवन सिचुएशन से मुझे म्यू जी मिल गया, म्यू जी मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। सेकंड सिचुएशन क्या कह रही है कि रे जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, 60 पे इंसिडेंट की थी, रिफ्रैक्ट 45 डिग्री पे हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू डब्ल्यू है। म्यू डब्ल्यू मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फिर से स्नेल्स लॉ लगाएं, तो एयर का तो है 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ एंगल, कितना बन रहा है? 45 डिग्री। इस इक्वेशन से म्यू ऑफ वाटर मिल जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, म्यू ऑफ वाटर साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो यहां √2 कैंसिल करेंगे तो म्यू ऑफ वाटर की वैल्यू आ जाएगी √3/√2। ये भी निकल गया हमारे पास। पूछा गया है ये एंगल, ये 45 डिग्री दे रखा है, मान लेते हैं ये एंगल R है जो मुझे निकालना है, और वाटर नीचे है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, ग्लास का म्यू जी, जो दोनों ही मैं निकाल चुका हूं। म्यू डब्ल्यू कितना भाई? √3/√2, तो ये आ गया √3/√2, और म्यू ऑफ ग्लास √3। अब मुझे ये एंगल निकालना है, फिर से स्नेल्स लॉ लगा दो। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है इसमें, इस केस में क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस √3/√2 इंटू साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन ऑफ एंगल R, और ये R ही मुझे निकालना है। 3 बार स्नेल्स लॉ लगा दिया, पहले केस में लगाया तो म्यू जी मिल गया, दूसरे में लगाया तो म्यू डब्ल्यू मिल गया। इन दोनों का यूज करके मैं ये एंगल R निकाल सकता हूं जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो यहां √3 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू साइन R। 1/√2 इंटू 1/√2 का मतलब 1/2। अगर साइन R 1/2 के इक्वल आ रहा है तो R कितना हो गया? 30 डिग्री, यानी कि उस R की वैल्यू मिल गई हमें
30 डिग्री। और इस कॉन्सेप्ट से हमें कोई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल स्नेल्स लॉ लगाते जाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या ये क्लियर? इजी क्वेश्चन है, इजी है स्नेल्स लॉ, सिंपल। इस फॉर्म में ध्यान रखोगे कभी कोई गलती नहीं होगी। साइन आई अपॉन साइन आर के फॉर्मूले में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखें किसका नीचे। मैं यहां रखता साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये देखना पड़ता भाई √3 ऊपर रखूं या √3 बाय √2 ऊपर रखूं। इस फॉर्म में कोई कंफ्यूजन ही नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है जरा समझो। मान लो किसी सोर्स से लाइट निकली, ऐसे गई, यहां पे कोई मिरर लगा रखा था, मान लो प्लेन मिरर लगा देते हैं, रिफ्लेक्ट हो गई, इधर चली गई। फिर यहां पे एक मीडियम था, जो एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, मींस मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो मान लो ऐसे रिफ्रैक्शन हो गया। फिर आगे एक और मीडियम चेंज हो रहा है तो मान लो अब ये इधर चली गई। लेकिन कहीं भी जाते जाते मैंने कुछ ऐसा किया कि यहां पे इसको किसी प्लेन मिरर पर नॉर्मल स्ट्राइक करा दिया। नॉर्मल स्ट्राइक मतलब परपेंडिकुलर स्ट्राइक करा दिया। परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया तो आई एंगल कितना हुआ? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, मींस ऐसे ही वापस जाएगी। तो ये जैसे आ रही थी मींस इसका वापसी का पाथ बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे ये आई थी। सोर्स तक ये वैसे ही वापस चली जाएगी, एज इट इज वैसे ही वापस चली जाएगी। हाँ बेटा 12th का पार्ट स्टार्ट हो गया है, छोटा सा ही पार्ट था वो 10th का था, लेकिन वो आ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि 10th में पढ़ा था तो अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आ गया, आने के चांस है, तो वो जो पढ़ाया है वो याद रखना है सब कुछ। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट अगर जैसे जा रही है, अगर मैं उसे 180 डिग्री बेंड कर दूं किसी तरीके से, तो जिस पाथ से आई थी एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करते हुए वो सोर्स तक पहुंच जाती है। इसकी स्टेटमेंट नोट करना चाहो कर सकते हो। इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस हैज इट्स पाथ रिवर्स्ड एट एनी स्टेज, it travels back to the source along the same path in the opposite direction। जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस पहुंच जाएगी। दिस इज रिवर्सिबिलिटी लॉ। और इसका यूज कहां होगा ये शायद आपको 10th में मैं आपको थोड़ा लिंक करूं तो आपको कई चीजें समझ में आएंगी। देखो आपने 10th में मिरर भी पढ़ा था और लेंस भी पढ़ा था। मिरर भी पढ़ा था और लेंस भी। पहले मिरर से ही लिंक कर देते हैं इसको। भाई आपने क्या किया था, एक ऐसा मिरर ले लिया जिसे हम कहते थे कॉनकेव मिरर। उसमें एक फोकस होता था और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। आपको ध्यान हो कि आपने यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा C और F के बीच में, तो उससे रेज जाती थी, रिफ्लेक्ट होके उसकी इमेज बनाती थी कहीं पर दूर, सी बियॉन्ड सी। ये केस तो याद होगा कि यहां पर इमेज बन जाती थी। ये ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश इमेज होती थी। याद है ऐसा कुछ किया था? ऐसा किया था। अब देखो ये रे कैसे जा रही है, इधर गई फिर इधर गई। रे का पाथ जो था वो इस रे का देखे इधर गई, रिफ्लेक्ट होके इधर गई और यहां चलेगी। अब रिवर्सिबिलिटी लॉ से क्या फायदा होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की जगह, इस इमेज की जगह पर
अगर ऑब्जेक्ट रख दूं, इसी को ऑब्जेक्ट बना दूं, तो कंफर्म है कि ये इमेज बन जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंजेबल होती हैं और उसका बेसिक रूल यही है, रिवर्सिबिलिटी लॉ। मींस अगर रे यहां से गई इधर गई और यहां ऑब्जेक्ट रखता तो रे यहां से आती तो यही मीट करती। यानी कि ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बन रही है, उस इमेज की जगह पर एग्जैक्टली वैसा ही ऑब्जेक्ट रख दूं तो जहां पर ऑब्जेक्ट था एज इट इज वैसी इमेज बन जाएगी। ठीक, ये बेसिक ध्यान रखना, इसकी जरूरत अच्छे क्वेश्चंस में पड़ेगी रिवर्सिबिलिटी लॉ में। चलो ये क्लियर, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी भी हुई है। ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी इज दैट image and object positions can be interchanged. These positions are called conjugate positions. जैसे आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट अगर F और C के बीच में हो तो इमेज बनती है बियॉन्ड C। आपने ये भी पढ़ा था कि अगर बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज बनती है F और C के बीच में, इंटरचेंजेबल हैं। क्या ये क्लियर? रिवर्सिबिलिटी लॉ सबको समझ में आ गया? एक्स्ट्रा है लेकिन जरूरत पड़ेगी इसलिए पढ़ा रहा हूं ये। चलो अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से समझना है इसको बेटा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, हम एक स्लैब ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब जिसे पैरेलल स्लैब भी कहते हैं। ये ऐसे इधर इधर, ये मान लिया ये ग्लास की बनी हुई है या किसी मीडियम की बनी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का है। इसकी थिकनेस मान ली हमने T, इस स्लैब की थिकनेस मान ली T। इस पे एक लाइट आती है, ऊपर से स्ट्राइक करती है। एक तो पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, यहां पे मैंने एक नॉर्मल ले लिया और एक रे को इस पे इंसिडेंट किया ऐसे कहीं एंगल I पर। बाहर एयर मान ली एयर। अब ये रे एयर से अगर ग्लास में जाएगी तो आपने पढ़ रखा है ये तो फिर वही 10th का पार्ट, लेकिन याद होना चाहिए, इतना तो याद होगा कि रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। मैं बना देता हूं, किसी को याद ना हो तो वो नोट कर ले बेटा। अगर ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, तो अगर कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये ऐसे जा रही थी, चली इधर गई। और अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो जा ऐसे रही थी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, ये तो पोर्शन पुराना 10th का ही है। ठीक, अब ये रे तो हमने बना दी। अब मैं कहता हूं रे जो है वो रेयर से डेंसर जा रही है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो मैंने कहा भाई ये थोड़ी सी ऐसे चली गई, इस तरह से जा रही थी इधर, चली गई इधर। तो ये एंगल मैंने नाम दे दिया R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लेकिन जब बेंड हुई तो ये दूसरी पैरेलल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। दूसरी सरफेस पे देखें भाई, वहां नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये हमने यहां पर भी एक नॉर्मल बना दिया। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा ही करना था, ज्यादा हो गया। ये हमने यहां तक एक्सटेंड कर दिया। अब देखो ये दो सरफेसेस है पैरेलल स्लैब ली है जिसे हम रेक्टेंगुलर स्लैब भी कहते हैं। तो ये दो लाइन है पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्स कट कर रही है। मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत ज्योमेट्री इसमें यूज होती है। ये एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R का होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल रेज, एक ट्रांसवर्स, दो पैरेलल रेज, मतलब अगर ये पैरेलल हैं तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस भी पैरेलल होंगी।
इन पैरेलल के लिए ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो ये दो एंगल मैं कह सकता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये और आर बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब ये तारा दत्ता, बेटा आप जो पूछ रहे हो मैं अभी जवाब देता हूं थोड़ी देर में, मैंने डिस्कस किया था, मैं फिर बता दूंगा, डोंट वरी, अभी बता दूंगा बेटा, पहले इसे खत्म कर लें। अब ये डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, लेकिन कितनी जाएगी भाई, निकलेगी तो किस एंगल पे निकलेगी, अब ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने क्या किया, नहीं समझ में आया तो स्नेल्स लॉ से चेक कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ तो बता ही देगा कि किस एंगल पे निकल रही है। तो जो पहले रिफ्रैक्शन हुआ है, पहला रिफ्रैक्शन तो यहां हुआ, ऐसे आ रही थी, इधर चलेगी, अब फिर से रिफ्रैक्शन होना है, दूसरा रिफ्रैक्शन क्यों होना है, क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, अब किस एंगल पे निकलेगी फिर सोचना पड़ेगा। तो पहले अगर मैं इस पहले रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ लगाऊं, ये बाहर एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यहां पे आएगा 1 इंटू साइन आई, नीचे लिखते हैं 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, यहां पर अगर मैं दूसरे रिफ्लेक्शन में देखूं तो ये आर जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया अब तो, क्योंकि इस एंगल पे तो इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, अब रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये रिफ्रैक्ट होके कहां जाएगी हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि यहां कहीं गई, और ये एंगल निकालना है, इस एंगल को मैंने सपोज नाम दे दिया पहले ई, मुझे नहीं पता चल रहा कितना है, ई मींस एंगल ऑफ इमर्जेंस, किस एंगल पे वो इमर्ज हो रही है, ई। तो यहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं कहूंगा म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। जरा इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां आ रहा है म्यू साइन आर, यहां भी म्यू साइन आर, ये तो सेम आ रहा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब इन दो इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई होगा, मींस आई एंगल ई के बराबर ही आ रहा है। अरे ये तो वापस आई बन गया, यही वाला एंगल यहां मिल गया, सेम एंगल मिल गया। सेम एंगल मिलने का मतलब क्या हुआ, अरे ये दो पैरेलल लाइंस और इनके दो नॉर्मल जो भी पैरेलल हैं, ये लाइन उसके साथ आई एंगल पे है, ये वाली लाइन भी उसके साथ आई एंगल पे है, तो कंफर्म है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी, यानी कि इसको हमने एक्सटेंड किया। अगर एक्सटेंड का मैं कलर चेंज कर दूं एक्सटेंशन का, कि भाई रेड कलर से दिखाता हूं, तो ये लाइन और जो इमर्जेंट रे है ये पैरेलल होंगी बिल्कुल। इसका मतलब ये रे ऐसे आई थी, इधर गई इधर गई, निकली तो कैसे निकली, अरे इंसिडेंट रे के पैरेलल ही निकली। तो यहां पे हमें एक चीज में समझ में आ रही है कि अगर कोई रे ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर स्लैब या पैरेलल स्लैब से पास होती है तो उसमें कुछ डेविएशन नहीं होता। डेविएशन का मतलब भाई रे ऐसे जा रही थी फिर इधर चली गई, तो उसमें डेविएशन हो गया। जैसे मैं यहां ड्रॉ करूं, इसी केस में यहां रिफ्रैक्शन हुआ था, तो रे ऐसे जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, चली गई इधर, तो ये इतना डेविएट हो गई। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, मींस ऐसे जा रही थी चली इधर गई, तो कितना डेविएट हो गई, डेल्टा। इस केस में देखें भाई ऐसे जा रही थी अब उधर चली गई, तो ये वाला पार्ट जो है इसे मैं डेविएशन कह सकता हूं। लेकिन यहां देखें, अल्टीमेटली स्लैब में एंटर करने और एग्जिट वाली रे को देखें, एंटर वाली रे की डायरेक्शन और एग्जिट वाली रे की डायरेक्शन, अरे वो तो सेम ही है, तो नेट डेविएशन आप कह सकते हो कि वो 0 होगा। तो अगर कोई रे ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब या पैरेलल स्लैब से पास करती है तो उसमें नेट डेविएशन 0 आता है। नोट कर लो, अपने पास इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेट डेविएशन तो 0 आया, लेकिन देखा जाए जा तो इधर रही थी, अब इधर है, तो थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो गई है।
इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है इसे मैं अगर d से रिप्रेजेंट करूं तो इस d को कहा गया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब रे ऐसे जा रही थी, अब निकली तो थोड़ी सी इधर होके ऐसे जा रही है, जा ही डायरेक्शन में रही है लेकिन वो लेटरली डिस्प्लेस हो गई है, वो लेटरली डिस्प्लेस हो गई है। सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो ग्लास का √3। बेटा ग्लास बहुत टाइप के होते हैं, अगर हमें जनरल ग्लास का एक कॉमन एवरेज लेना होता है तो हम 3/2 लेते हैं। नॉर्मल ग्लास, जनरल ग्लास का हम 3/2 लेते हैं, लेकिन ग्लास में तो फ्लिंट ग्लास, कलर्ड ग्लास, मतलब अलग अलग क्वालिटी के ग्लास आते हैं, तो सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है और हमें डाटा से मिल सकता है तो उसी डाटा से हम निकालेंगे, अपनी तरफ से यूज नहीं करेंगे। क्लियर तारा दत्ता बेटा? क्लियर? अभी बता रहा हूं बेटा उसके बारे में। ये अच्छा वो रह गया था, ये तो समझ में आ गया भी क्या हो रहा है। वापस चलता हूं उसी पे कि रे आ रही थी, निकली तो इधर, मींस आ रही थी इस डायरेक्शन में, निकली थोड़ा सा इधर होके इसी डायरेक्शन में, मींस नेट डेविएशन तो नहीं हुआ लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, अभी इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन एक बच्चे पूछ रहा है, तारा दत्ता पूछ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमने 1 क्यों लिया, जरा समझा दो फिर से, फिर समझ लो बेटा। मैं एक शीट इंसर्ट कर दूं, आपके पास रहेगा भी वो चीज, फिर इसके बाद कर देता हूं। देखो भाई, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यही बेसिक फॉर्मूला था। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं कहता हूं एक पर्टिकुलर मीडियम है, मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड सपोज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जिसे मैं कहता हूं Vm, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मींस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विच इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁸ तो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 3/2। अब मुझे निकालना है भाई म्यू ऑफ एयर, ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम अब क्या लिया, अरे एयर, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, अरे वो तो वही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रेशियो कितनी आएगी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1। तक क्लियर बेटा? बिल्कुल 3/2 निकल रहा, तो मैं कह सकता हूं ये ग्लास हो सकता है किसी और मीडियम का भी 3/2 हो। ग्लास की ऐसी तो ना कि सिर्फ 3/2 सिर्फ ग्लास का ही होगा, किसी और का भी हो सकता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसको लेकर? बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी बेटा। अब चलते हैं जरा अपने वापस उसी डेरिवेशन पर। हमें ये तो समझ में आ गया कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर स्लैब ग्लास की है या किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम की है, हमें टेंशन नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है भाई म्यू का है उसका। उससे अगर कोई रे पास होती है तो उसमें डेविएशन तो नहीं आ रहा, लेकिन एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कितना, सिंपल ज्योमेट्री, वही मैं बार बार कह रहा हूं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये, सिंपल मैथ, थोड़ा सा 9th-10th का मैथ्स काम आएगा इसमें बस। ठीक है, जो देखें कुछ नाम दे देता हूं यहां पे तो समझना आसान हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को कह देता हूं भाई ए पॉइंट,
इसे कह दिया B, इसे कह दिया C, और क्या ले लें, ABC ले लिया। एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये था ना, यहां से इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ये भी D होगा। पैरेलल रेज चल रही हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। इस पॉइंट को जहां पे परपेंडिकुलर मीट किया इसे मैंने कह दिया D। अब ध्यान से देखो, पहले मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें मुझे AB की लेंथ पता है जो दे रखी है स्लैब की थिकनेस T, स्लैब की थिकनेस T, तो उसकी AB की लेंथ हो गई T। इसकी हेल्प से मैं AC की लेंथ निकालना चाहता हूं। ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज इस R एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां पे सिंपल ट्रिक को यूज करूं तो मैं कह सकता हूं cos R is equals to base upon hypotenuse means AC। cos R is equals to base upon hypotenuse which is AC। तो इससे मुझे AC की वैल्यू मिल जाएगी। AC आएगा T अपॉन cos R मीन्स T sec R, 1 अपॉन cos sec बन जाता है, तो T sec R AC निकाल लिया। ठीक, अब ट्रायंगल यूज करते हैं ADC। हमने लिया था इन ट्रायंगल ABC, अब ले रहे हैं ट्रायंगल ADC। ध्यान से देखो तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां एंगल 90 का। ADC, इसमें मुझे AC पता है और CD निकालना है जिसकी वैल्यू स्मॉल d की है, और मेरे पास एंगल। अब एंगल को ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। ये एंगल I, ये लाइन सीधी जा रही है और इस लाइन को एक्सटेंड किया तो यहां रेड बन गई, यानी कि इस I के वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल I का होगा। इस I के वर्टिकल अपोजिट ये पूरा एंगल I, और ये छोटा सा पार्ट R का, तो ये जो बाकी पार्ट बचा ये वाला एंगल कितना होगा। अच्छा, ये तो पहले के लिखा हुआ है, ओके। ये एंगल हो जाएगा पूरे I में से ये वाला माइनस कर दूं, मींस I माइनस R। ये तो बन जाएगा I, भाई ये पूरा एंगल I, ये छोटा सा R, और ये बाकी जो बचा वो I में से R माइनस कर दो, ये मिल गया I माइनस R। यानी कि ट्रायंगल ADC में, ADC जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये वाला एंगल I माइनस R का है। ठीक, और ये AC जो है ये इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज, और ये है परपेंडिकुलर। तो मैं यूज कर रहा हूं अब इसमें साइन ऑफ एंगल I माइनस R, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है D जो मुझे निकालना है, और हाइपोटेन्यूज है AC, और AC की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। पुट कर दूंगा तो D की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन D क्या आएगा, AC इंटू साइन I माइनस R, यानी कि D की वैल्यू आ रही है AC। अच्छा, AC की वैल्यू पुट कर दें, स्पेस भी कम है तो डायरेक्टली AC की वैल्यू ही डाल देते हैं। D इज इक्वल टू AC इंटू साइन I माइनस R। AC है T sec R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। ये फॉर्मूला मिल गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, T इंटू sec R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या क्लियर हो रहा है ये? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही बेसिक सा डेरिवेशन है और सिंपल ज्योमेट्री यूज हो रही, ट्रिगो यूज हुई है जरा सी। एक बार साइन यूज कर लिया, एक बार कॉस यूज कर लिया। ट्रायंगल बन रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल, डिस्टेंस निकल गया। यानी कि कोई भी रे अगर एक पैरेलल स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब से पास करती है तो उसमें डेविएशन नहीं होता, सिर्फ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। डेविएशन का मतलब समझ लेना बेटा कि रे ऐसे जा रही थी, कुछ हुआ और ऐसे चली गई, तो उसमें डेविएशन हुआ है। 10th में अगर किया भी नहीं हुआ तो फिर समझ लो, मैं एक चीज बता देता हूं।
यही बताते हैं। देखो जी, डेविएशन के कुछ फॉर्मूलेज और भी हैं, शायद कभी काम आ जाएं। पहले तो हम रिफ्लेक्शन की बात करें। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर कोई रे ऐसे आ रही है स्ट्राइक की एंगल आई पर और चली गई इधर, ये एंगल आर जो आई के बराबर होता है, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें मुझे निकालना है डेविएशन। डेविएशन कितना हुआ इसमें, देखो ध्यान से, ये रे जा रही थी इस डायरेक्शन में, ऐसे चली जाती। अगर ये मिरर ना होता तो सीधी सी चल जाती ऐसे ही। मिरर ने क्या किया, उधर भेज दिया, जा रही थी इधर चली गई उधर, तो डेविएशन ये वाला एंगल हुआ डेल्टा। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये कितना, ये पूरा एंगल तो बनेगा 180 डिग्री का, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा है। इसमें से ये एंगल आई और ये एंगल भी आई ही, बराबर ही है आर और आई, तो 180 में से ये आई आई माइनस कर दूं तो डेल्टा मिल जाएगा। तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i। डेविएशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज 180 माइनस 2i। सर डेरिवेशन में कॉस की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसी, नहीं बेटा, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होती है, लेकिन बेस किसे लेते हैं, परपेंडिकुलर किसे लेते हैं, यह पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो सीधा खड़ा है वर्टिकल है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, डिपेंड कर रहा है एंगल पे। मैं अभी वो भी बता देता हूं, पहले इसे समझ लो। ये निकल गया डेल्टा। अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं, भाई ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। एक रे आती है ऐसे और ये नॉर्मल, और वो चली जाती है सपोज ऐसे, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब निकालना है इसमें डेविएशन कितना हुआ, फिर समझो इसमें। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में, ये रिफ्लेक्शन में था, एक रिफ्रैक्शन में क्या हुआ कि भाई रे ऐसे जा रही थी, अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो ऐसी चली जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो ऐसे की बजाय इधर चलेगी, तो डेविएट कितना हुई, इतना डेल्टा। ये डेल्टा कितना होगा, इस आई, ये आई एंगल है तो ये पूरा एंगल आई होगा वर्टिकली अपोजिट, उसमें से आर माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा, मींस डेल्टा आ जाएगा आई माइनस आर। लेकिन डेविएशन के इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, ये हम मॉडुलस लगा देते हैं। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आई बड़ा होगा या आर बड़ा होगा। अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो आई बड़ा, लेकिन अगर डेंसर से रेयर जा रही होती तो आर बड़ा हो जाता, तो मैं आई माइनस आर लिखता, नेगेटिव में आ जाता आंसर। अरे मुझे डेविएशन की वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो इसलिए मॉडुलस लगा के हमने वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। बिल्कुल बेटा, डेविएशन का डेरिवेशन आ सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट का जो बताया है, ये बिल्कुल आ सकता है, आपके सिलेबस में है, ग्लास लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सिलेबस में है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल आने के चांस कम है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती हैं, थ्योरेटिकल या डेरिवेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अभी एक बच्चा पूछ रहा था उसमें कि वो कॉस आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे ले लिया, जरा आप ही बताना बेटा। मान लो मैंने ये ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये मान ली लेंथ x की, ये y की, ये z की। ठीक, मैं यहां पे एक एंगल डिफाइन करता हूं थीटा, ऊपर डिफाइन किया, नीचे डिफाइन नहीं किया। अब यहां पे कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का अपना फॉर्मूला तो फिक्स है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ बेटा, मुझे पता है अब एमसीक्यू नहीं होगा, अब सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो डेरिवेशन तो आ सकता है। आदित्य बेटा, सेकंड से जो टर्म 2 है वो तो सब्जेक्टिव है,
ध्यान रखना, कहीं ऑब्जेक्टिव के टेंशन दिमाग में लेके चल रहे हो। cos थीटा की वैल्यू फॉर फॉर्मूला तो फिक्स है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस किसको लें ये ध्यान रखना। जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हो उस एंगल के साथ में जो साइड आ रही है वो बेस है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 के सामने। जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें cos थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन z और sin थीटा की वैल्यू आएगी y अपॉन z। लेकिन अगर इसी फिगर में मैं एक एंगल और डिफाइन कर दूं, मान लो मैं कहता हूं कि ये एंगल अल्फा है, मुझे पता है कि वो अल्फा 90 माइनस थीटा ही होगा, लेकिन मैंने नाम दे दिया भाई अल्फा है। तो अगर मैं ये अल्फा लूं और मैं cos अल्फा डिफाइन करूं, तो अब अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग ये x बन गया परपेंडिकुलर, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये x बेस था, लेकिन अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग ये x बन गया है परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे निकालना है cos, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस y अपॉन z, और sin अल्फा की वैल्यू आएगी x अपॉन z। क्या क्लियर? जो कंफ्यूजन था, जो मैंने डेरिवेशन में यूज किया है, उसका ध्यान रखना। देख, पहले मैंने cos r यूज किया है, cos r यानी कि ट्रायंगल ABC में, तो r के सामने वाला जो BC है वो तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन cos का फॉर्मूला तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस r के कॉरस्पॉन्डिंग बेस तो ये होगा AB जो t के बराबर है, तो t अपॉन AC मैंने वही लिखा है। क्या क्लियर? तो आज हमने कुछ बेसिक बातें की हैं बेटा। रिफ्रैक्शन के बारे में समझा, क्या है उसकी डेफिनेशन, फिर रिफ्रैक्शन के लॉज देखे हैं, और उसके बाद फिर हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ, फिर स्नेल्स लॉ पे बेस हमने एक क्वेश्चन किया है, रिवर्सिबिलिटी लॉ के बारे में बात की है, प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, और डेविएशन, और एक मेन डेरिवेशन किया है रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। ठीक है, तो ये आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास तक, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा हम। ठीक, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।